अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है भारत से रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सबके जाने पहचाने, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और हम रोहित को अक्सर सुनते भी रहते हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे भी रोहित आते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। हम जी बात करेंगे वही अफगानिस्तान की। आजकल हम क्या करें, अफगानिस्तान अफगानिस्तान ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कैसे देखते हैं कि जो अगर तालिबान गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसमें कि कहा यही जा रहा है उनको टाइम लगेगा, एकदम से नहीं बन पाएगी, अभी तक वहाँ पे लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, जो आम पब्लिक है, लेकिन कैसे देखते हैं आप कि आगे क्या फ्यूचर है तालिबान के होते अफगानिस्तान का, और उसमें भारत का क्या रोल आप देखते हैं कि भारत के टर्म्स कैसे होंगे अगर तालिबान की गवर्नमेंट आती है, क्योंकि भारत की तरफ से तो काफी नेगेटिव रिस्पांस जा रहा है तालिबान को एटलीस्ट। देखिए, भारत की तरफ से नेगेटिव रिस्पांस है और मुझे अब दिख रहा है यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, हर तरफ से भी कोई भी अभी तक कंट्री ऐसा नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ हो, तो कोई भी अभी कंट्री ऐसा नहीं दिखा मुझे मेजर पावर जो कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के मूड में दिख रहा हो। दूसरी चीज के फ्यूचर क्या है, हम लोगों को इनिशियली बताया गया था या पाकिस्तान की तरफ से जो हमें मिला था, खबरें मिली थी, वो ये थी कि ये तालिबान नया है, ये रोलेक्स वॉच वाला तालिबान है, ये मर्सिडीज वाला तालिबान। तो हमें अभी ऐसा भी कुछ नहीं दिखा कि मर्सिडीज वाला हो। इन लोगों ने अम्यूजमेंट पार्क जला दिया, इन लोगों ने पार्लियामेंट में घुस के उस पर तोड़फोड़ की, ये डेली फायरिंग कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर, और इन लोगों ने वहां पे लोगों को निकाल के मारना शुरू कर दिया। तो सेम चीज ये पार्ट 2 है, वो 1996 वाला तालिबान, और एग्जैक्टली सेम हरकतें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये भी बोला था कि एक लेडी होगी उसमें इनकी कैबिनेट में, तो अभी तक हमें ऐसा कुछ तो दिखा नहीं कि कोई लेडी आने के मूड में है या कोई ये लेडी को लाने के मूड में है, या अभी तो तालिबान की गवर्नमेंट का हमें वही नहीं दिखा कि क्या इनकी गवर्नमेंट कैसी होगी। लेकिन लेडीज के लिए इनका क्या रवैया है वो हमें दिख रहा है। इन्होंने बोला कि लड़के लड़कियां एक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हालांकि ये बोला कि स्कूल में पढ़ेंगी लेडीज तो लड़कियां, चलिए वो एक बेटर एक अच्छी खबर है। बाकी एथलीट्स को इन्होंने अलाउ नहीं किया। इन्होंने जो लोग परफॉर्म करते थे, एक कॉमेडी आर्टिस्ट था, उसको मार दिया। ये आर्टिस्ट के लिए कितने टॉलरेंट हैं ये साफ दिख रहा है। और ये दूसरी जो एक्टिविटीज है, मतलब एक सिर्फ खाना खाना और सोना ही नहीं, इससे ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मूवीज हैं, सिनेमा है, आर्ट है, और दूसरे फील्ड्स हैं, उसके लिए कितने टॉलरेंट है वो भी दिख रहा है। एक लेडी एंकर थी अफगानिस्तान की, उनको ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया कि आप लेडी अब चले जाइए। तो ये दिख रहा है कि लेडीज की जॉब के लिए कितने टॉलरेंट हैं। तो सिचुएशन तो लगभग वही दिख रही है हमें। तो अभी तक हमें ये नहीं दिख रहा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो या कोई और कंट्री हो डेवलप, वो इस तरीके की एक जो गवर्नमेंट है उसको कभी भी जिंदगी में रिकॉग्निशन दे पाएंगे, मुझे इस पे शक है। द रीजन बीइंग कि वो लोग तो ह्यूमन राइट्स और विमेन्स राइट्स के लिए इतना कुछ है, वो तो गे लेस्बियन राइट्स पे आज पहुंच चुके हैं, यहाँ विमेन्स को राइट नहीं मिल रहे। तो वो मुझे इस पर बहुत बड़ा शक है। दूसरी चीज इंडिया, अब इंडिया जो है वो इंडिया की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी थी कि हम टेररिस्ट से हम बात नहीं करेंगे, हालांकि आई डू फील के इंडिया को करनी चाहिए थी, लेकिन मुझसे ज्यादा काबिल लोग बैठे हैं। जयशंकर साहब वहां बैठे हैं। जयशंकर साहब करियर डिप्लोमेट हैं और पहले इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर रहे हैं, इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका रहे हैं, उसके बाद इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। वो इस मामले में बेटर जानते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी इसमें बिताई है, वो बेटर जानते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी थी कि तालिबान से हम बात नहीं करेंगे। तालिबान से एक ट्रैक 2 कहीं पे पता लगा था कि एक ट्रैक 2 कहीं पे हम लोगों ने खोला था, वो ट्रैक 2 भी मुझे लगता नहीं है, बंद हो रहा है। दूसरा, उन्होंने इंडिया के लिए यह बोला था कि इंडिया अपने जो पुराने प्रोजेक्ट्स इंडिया के चल रहे थे वहां पर अफगानिस्तान में, उन्हें कंटिन्यू कर सकता है। एक पॉजिटिव डायलॉग या पॉजिटिव खबर आई थी। उसके बाद इंडिया से जो ट्रेड उनका था वाया पाकिस्तान, उन्होंने उसे बंद कर दिया। तो ये रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया।
तो इंडिया के पास अभी तक, इंडिया वेट एंड वॉच पॉलिसी पे है, अभी तक पाकिस्तान की तालिबान की तरफ से हमें कुछ नहीं दिखा है। ये भी नहीं दिखा कि तालिबान की तरफ से कोई कुछ ऐसा है। हाँ, एक जरूर इनकी तरफ से एक पॉजिटिव कमेंट जैसे बोल सकते हैं कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू, हम उसमें इंडल्ज नहीं करेंगे। लेकिन वो भी कितने दिन वो कंटिन्यू करेंगे, या वो बोल रहे हैं कि बायलैटरल इशू है और वो लोग खुद घुस जाएंगे कश्मीर में, ये भी हमें नहीं पता। तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस आर गियरिंग अप फॉर दैट। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला कि ठीक है, तालिबान अगर इधर घुसना चाहता है तो हम लोग तैयार हैं, हम देख लेंगे उसे। ये चीजें, ये सारी चीजें हम लोग अभी तक, इंडिया अभी तक वो दिन नहीं भूला है जब हमारा एक प्लेन कांधार ले गए थे ये लोग, और वहां पर हमसे टेररिस्ट छुड़वाए थे। इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा शौक था। वही बीजेपी गवर्नमेंट है, अटल जी की गवर्नमेंट थी उस समय, और ये उस कांधार हाईजैक ने इंडिया में तालिबान के खिलाफ बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया, और वो एक मतलब हर हिंदुस्तानी के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये लोग टेररिस्ट हैं। उस दाग को ये धोने के मूड में नहीं दिखते, और वो धो भी नहीं सकते अनटिल अनलेस बहुत अच्छे रिलेशंस हो। आज हमारे पास सुबह सुबह एक ग्लोब मास्टर आया जिसमें कुछ अफगानी सिख थे, कुछ अफगानी हिंदूस थे, कुछ अफगानी मुस्लिम्स थे जो यहाँ आए थे। वो सारे के सारे आकर के उन्होंने भी बताया वहां क्या सिचुएशन है। ये सारी चीजें हमारे पास लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि वहां क्या सिचुएशन है। वहां पर डेली आज भी फायरिंग हुई है एयरपोर्ट के बाहर। कुछ ये खबर आई थी कि 150 के आसपास इंडियंस को एब्डक्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में बोला नहीं, एब्डक्ट नहीं किया। फिर उनको कहीं एक गैराज में ले जाया गया। वो सारी कहानियां भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा इनका एटीट्यूड दिख नहीं रहा, तो इंडिया कैसे उनके लिए बहुत अच्छा एटीट्यूड रखेगा, मुझे नहीं लगता। और अब तालिबान का आगे फ्यूचर क्या है, यानी कि अफगानिस्तान का आगे फ्यूचर क्या है, तालिबान जैसी गवर्नमेंट होते हुए फ्यूचर तो कोई होता नहीं है। जब सिर्फ एक कब्जा करने का तरीका था, चाइना पाकिस्तान दोनों ने मिलकर के उस पर कब्जा कर लिया है। वहां पे रेयर अर्थ्स हैं, लिथियम बहुत बहुत बड़ा रेयर अर्थ है। लिथियम जो है, आजकल कौन सा ऐसा मोबाइल है जिसमें लिथियम बैटरी नहीं है, और लिथियम के ज्यादातर अफगानिस्तान से जितना भी निकल रहा है वो चाइना उसमें इंटरेस्टेड है। तो चाइना चाहेगा कि तालिबान वहां रहे और उसके बाद वहां से वो लिथियम निकालता रहे। तो एक सपोर्ट भी है, चाइना जैसी पावर की सपोर्ट है, अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट है, नेबरिंग कंट्री है। तो ऐसे में हमें तो नहीं लगता कि ये जो ट्रायो है तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीनों इंडिया के खिलाफ हैं, उसमें इंडिया कहीं फिट बैठता है। और इंडिया पूरी कोशिश भी कर ले तो वहां फिट नहीं बैठ पाएगा, ऐसा हमारे सामने ये तो एकदम क्लियर बात है। इसमें तभी हो सकता है कि तालिबान पूरा यू टर्न मारे और बोले कि नहीं, हमारा पाकिस्तान चाइना से कोई रिश्ता नहीं, हम अमेरिका और इंडिया से रखेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता अभी एज ऑफ नाउ कोई, मतलब अगले 2 साल या 5 साल भी होने वाला है। तो इसमें कोई चांस नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज, चाइना से आपने चाइना की बात की, अभी थोड़े दिन पहले भी जो है वो कुछ चाइनीज ऑफिशियल्स जो हैं वो ब्लास्ट में पाकिस्तान में जो है मारे गए हैं, या उनको सुसाइड बॉम्ब था तो कहा जा रहा है। लेकिन ये कि आपको लगता है कि उसमें भी कोई तालिबान का हाथ हो सकता है, इस तरह की टेररिज्म में कौन इन्वॉल्व हो सकता है? और दूसरा यही है कि तालिबान का जो एक तरीका है काम करने का, एक जो उनका एक कहना चाहिए कि हम लोग जिस तरह से उनको जानते हैं, जो पहले वो थे तालिबान और अभी भी वही हैं, एक्चुअली वो कुछ बदले हुए नजर नहीं आ रहे। अदरवाइज सिर्फ एक फ्लैग के ऊपर उन्होंने जो है 2 दिन पहले 11 लोगों को ना मारा होता अगर वो चेंज हो गए होते। इसलिए हमें ये बात तो यकीन कर लेनी चाहिए कि ये वही तालिबान है जो पहले थे। तो चाइना कैसे इस तरह के, चले हमारे तो बहुत से रीजन है जिसकी वजह से हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और कर रहे थे, लेकिन चाइना इस तरह के लोगों को कैसे सपोर्ट करेगा जिनकी वजह से, जिनका बार बार नाम आ रहा है कि उनके ऑफिशियल्स को मारने में, उनके इंजीनियर्स हो या कुछ हो। जी देखिए, वो तालिबान है या तहरीके तालिबान है, दो में से एक, या वो बलूच नेशनल आर्मी है। तालिबान पे अगर आरोप, अभी तक तो बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही नहीं लगाया कि तालिबान कर रहा है, राइट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया पे आरोप लगाया, चाइना ने उसको बहुत तवज्जो नहीं दी, राइट। ये जो पता लग रहा है कि या तो वो उइगुर वाले मुस्लिम्स हैं जो कि पाकिस्तान में आ गए थे और वो आज एंटी चाइना हैं, उनमें से कुछ लोग तहरीके तालिबान घुसे होंगे, ये हो सकता है। और तहरीके तालिबान ने भी ये अपना बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि उइगुर मुस्लिम जो है वो हमारे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो पहली चीज ये है।
तहरीक तालिबान खुद भी हो सकता है इसमें, और बलूच नेशनल आर्मी तो बहुत क्लियर है, बलूच नेशनल आर्मी तो उसे क्लेम ही कर चुकी है, ठीक है। तो ये तीन जो हैं ये तालिबान से कोई रिलेशन नहीं रखते। दूसरी चीज चाइना। अब चाइना की बात करें या अमेरिका की बात करें, ये दो वो पावर्स हैं, या आप सोवियत यूनियन की बात कर लीजिए, सोवियत यूनियन पहले हुआ करता था। इन तीनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस कंट्री में क्या पोजीशन है, उस कंट्री में लोगों को कितने राइट्स मिल रहे हैं। ये सब कॉलोनियल पावर्स की तरह काम करते हैं। ये लोग वेनेजुएला में घुसते हैं, वहां के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें अपने हाथ में लेते हैं, या ये लोग कॉन्गो में घुसते हैं, वहां का पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट पेट्रिस लुमुम्बा सड़कों पे मार दिया जाता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। या फिर वियतनाम हो, ये वहां पे लड़े कम्युनिस्ट को बाहर निकालने के लिए, जब वो हारने लगे, साउथ वियतनाम हारने लगा, इन्होंने ऊपर से हेलीकॉप्टर से अपने आदमी निकाल लिए, बाकियों को बोला मरते रहो। तो ये चाइना भी कुछ ऐसा ही चलता है। चाइना भी अभी आपको अगर देखे तो नॉर्थ कोरिया में क्या पोजीशन है, चाइना घुसा हुआ है, पूरे सपोर्ट से घुसा हुआ है। नॉर्थ कोरिया में इस समय कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है, वहां के लोगों के पास क्या राइट्स हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता है उन्हें, वो दे डोंट केयर, राइट। उनको ये लगता है कि मेरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, वो मेरी कॉलोनी की तरह होना चाहिए कंट्री, और वहां के रिसोर्सेज को मैं यूज करता रहूं, और वहां पे जो हुक्मरां हैं या वहां पे जो एलिट है उनको अपना पैसा कमाते रहे, बाकी आवाम गई बाढ़ में। तो ये थिंकिंग ये तीनों कंट्रीज रखते थे, अमेरिका भी रखता है। अमेरिका ने किसी का भला किया हो तो बताइए, एक मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन अमेरिका ने किया, यूरोप बहुत बुरी हालत में थे। बर्लिन एक ऐसा शहर हुआ करता था जिसमें एक भी बिल्डिंग सीधी नहीं खड़ी थी, उसका पूरा रिकंस्ट्रक्शन मार्शल प्लान के थ्रू हुआ, इस बात को मैं मानता हूं। और यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, लोन्स दिए गए, यूरोप की इकोनॉमी को बढ़ाया गया, जापान की इकोनॉमी को बढ़ाया गया। लेकिन बढ़ाया क्यों गया इसमें अगर आप देखेंगे तो सोवियत यूनियन सामने आके खड़ा हो गया था, बर्लिन तक खड़ा था, और वो लोग चाह ये रहे थे कि सोवियत यूनियन आगे एक्सपैंड ना करे, पूरा यूरोप कम्युनिज्म की ओर ना जाए, इसलिए उन्होंने किया। जापान पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो चाह रहे थे कि जापान कम्युनिज्म की ओर ना जाए, इसलिए इन लोगों ने उनकी इकोनॉमीज को सपोर्ट किया, उनको बढ़ाया। अदरवाइज यूरोप भी आज उसी हालत में होता है जिसमें हम थे, क्योंकि पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो कोई एक बिल्डिंग साबुत नहीं थी, बहुत बुरी हालत थी। तो इन लोगों ने जहां इनको जरूरत थी, आज अमेरिका को यूरोपियन यूनियन की जरूरत ना हो तो वो आज छोड़ दे, क्योंकि उसके सामने दूसरे दुश्मन खड़े हैं जिसमें उसको यूरोपियन यूनियन, नेटो की जरूरत है, मेजर नॉन नेटो एलाइज की जरूरत है। पाकिस्तान की बात ले लीजिए ना, पाकिस्तान अब मेजर नॉन नेटो एलाई है अमेरिका के, उसने क्या कर दिया, आजकल तो वो सारा आपके खिलाफ काम कर रहा है। अपने मेजर नॉन नेटो एलाई मींस पाकिस्तान पे कोई अटैक करता है, दैट इज एन अटैक ऑन अमेरिका, और अमेरिका पे कोई अटैक करता है, दैट इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। उसके बाद भी उसने अब तक इमरान खान को फोन नहीं किया, कितना मेजर है भाई। तो वो ये सारे के सारे लोग जो है, ये सारे के सारे वही काम करते हैं। तो चाइना भी उसी में है, चाइना अफ्रीका में घुसा हुआ है, वहां पर जाकर के अपना पैसा निकाल रहा है, वो पूरे इकोनॉमी पे हावी हो चुका है कुछ कंट्रीज के। इनफैक्ट इंडिया चाइना राइवलरी अफ्रीका में बोली जाती थी, चाइनीज मोबाइल नेटवर्क अफ्रीका में थे, और अफ्रीका का लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क जो था वो एयरटेल हुआ करता था एक टाइम पे, अब भी शायद एयरटेल ही है। एयरटेल वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क है, सुनील भारती मित्तल इंडिया का। तो वो ये राइवलरी वहां चली, लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाई। चाइना कुछ एरियाज में बाजी मार गया, कुछ एरियाज में इंडिया चलता रहा। तो वो सिर्फ अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। काबुल कांधार से और ये अफगानिस्तान से भी वो यही चाहता है, चाइना तो खासतौर से यही चाहता है। चाइना कहता है वहां से लिथियम मिल जाए, वहां से कॉपर मिल जाए, वहां से दूसरे रिसोर्सेज मिल जाए, उसके रोड बेल्ट निकल जाए। अब तो उसके हाथ में तालिबान भी है ना, तो अब उसको पाकिस्तान की जरूरत ही क्या, वो अपना वखान कॉरिडोर से निकाल लेगा, वखान कॉरिडोर से सीधे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से सीधे सेंट्रल एशिया, बेटर रूट मिल गया उसके हाथ में। तो वो क्यों परवाह करेगा। और सप्लाई लाइंस की बात करें तो ये सप्लाई लाइन ज्यादा अच्छी है उसके लिए, क्योंकि वहां से तुर्कमेनिस्तान वगैरह से होकर के तेल आ जाएगा, अफगानिस्तान से क्रॉस करके तेल क्रॉस कर जाएगा। वो क्यों इंडियन ओशन पे रिलाय करे कि भाई गल्फ का तेल आएगा जब उसे सेंट्रल एशिया का तेल मिल सकता है। तो पाकिस्तान की जो वो है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कम होती दिख रही है, तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगी अफगानिस्तान की और तालिबान की। और उसे तालिबान जैसे लोग बहुत पसंद है। वो नॉर्थ कोरिया भी तो तालिबान से बुरा ही है, वो तो ऐसा ही है, तो वो बहुत पसंद है, उसने पसंद कर रखा है, वो रख रहा है उसे।
तो ये पूरी कहानी, चाइना भी एक एकदम बिल्कुल उस तरीके शाइलॉक टाइप, जैसे वो शेक्सपियर के प्ले में शाइलॉक था ना, कि 1 रुपया दिया है तो इतना वापस आ जाना चाहिए, नहीं आया वापस तो मैं तुम्हारी हार्ट का एक फ्लैश काट लूंगा। वो उस तरीके का चाइना है और उसी तरीके से वो कर रहा है और उसको तालिबान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी रोहित जी के, पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल एलिगेशंस लगती रही कि जी तालिबान को सपोर्ट किया, यहाँ से लोग भेजे, ये और बातें कि माना नहीं कभी, लेकिन और इसी तरह की डिफरेंट लोग बात करते रहे, टीटीपी की भी बात की और बहुत सारी इन दिनों में हमने देखा। तो आपको लगता है कि इन सारी बातों का कोई इनके ऊपर एफएटीएफ के ऊपर कोई असर पड़ सकता है? कोई एफएटीएफ में हमें इस चीज का कोई नुकसान हो सकता है कि हमने अगर ये कोई प्रूव कर दे कि पाकिस्तान ने जो है वो मदद की है तालिबान की? मैडम प्रूफ तो बेसिकली है एफएटीएफ के हाथ में, पहली चीज सॉरी, एफएटीएफ के हाथ में प्रूफ है। एफएटीएफ में जो मेजर कंट्रीज हैं, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, इन सब से तो सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन पे पाकिस्तान है। और क्यों है वी डोंट नो, ठीक है। चाहे वो मोहम्मद साहब के कार्टून का इशू हो या वो ब्लास्फेमी लॉ हो, इस पर पंगा सबसे चल रहा है। और एफएटीएफ पे चाहे आपने कितने ही पैरामीटर्स पास कर लिए हो, वो फाइनल एक पैरामीटर के टेररिस्ट फ्रीली घूम रहे हैं पाकिस्तान में, वो पैरामीटर अभी क्लियर नहीं हो सकता और वो क्लियर हो भी नहीं पाएगा जब तक पाकिस्तान चाहेगा कि अफगानिस्तान और कश्मीर में इंटेलिजेंस उसकी बनी रहे। तो एफएटीएफ अभी तो बहरहाल मुझे नहीं दिखता कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत हाल में ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने देगा। उसका रीजन ये है कि उसे पता है कि अगर जैसे ही बाहर निकला दोबारा फंडिंग शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद अफगानिस्तान में क्या होगा किसी को नहीं पता, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। फिर भी हाँ, एफएटीएफ से हम एक चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान को वार्निंग दे और पाकिस्तान को बताए कि अब आपको ऐसे करना है। उस पर पाकिस्तान कितना अमल करेगा हमें नहीं पता। तो एफएटीएफ से अभी कोई रिलीफ की नहीं, और बुरी हालत तो इन द सेंस कि मुझे नहीं लगता कि वो ब्लैकलिस्ट में अभी जाने वाला है, चांसेस बहुत कम है। द रीजन बीइंग कि आपने 27 में से 26 पैरामीटर्स क्लियर कर लिए, तो ये भी एक बड़ी प्रोग्रेस है और इस प्रोग्रेस को भी एफएटीएफ डिनाई नहीं कर सकता। तो ले दे के वो ग्रे लिस्ट से अगले 2 साल तक बाहर निकल जाए तो सिर्फ एक ही सूरत हाल में, अगर तालिबान आपको शराफत में दिखे और तालिबान वर्ल्ड से रिलेशंस बनाए और वर्ल्ड की एम्बेसीज खुलवाए और वर्ल्ड के पास एम्बेसीज खोले, तब। अदरवाइज हमें नहीं लगता, क्योंकि वर्ल्ड ने वो 11 सितंबर भी देखा था और वर्ल्ड ने दूसरे भी जेमा इस्लामिया भी देखा था और अबू सयाफ रेबल्स भी देखे थे। ये सारे के सारे तालिबान और अलकायदा के ऑफशूट्स ही थे। और एक इमिनेंट डेंजर हमारे सामने ये आता है कि जैसे ये जेमा इस्लामिया की बात हुई और अबू सयाफ रेबल्स की बात हुई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तो मैं आपको बताता हूं कि ये पैन जिहादिस्ट फीलिंग पैन वर्ल्ड फैली कैसे, क्योंकि अलकायदा कोशिश कर रही थी सोवियत यूनियन को बाहर निकालने की। सोवियत यूनियन जैसे ही बाहर निकला तो अब ये जो लड़ाई झगड़ा के ये जो लड़ाके थे, ये जो अलकायदा और के लिए काम करने वाले जो फाइटर्स थे, इनकी जरूरत नहीं रह गई थी, तो इन सबको वापस अपने अपने कंट्री भेज दिया गया। उन्होंने अपने कंट्री पहुंच करके जिहादिस्ट फीलिंग फैला दी। तो ये हम उसी टाइम पे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और वहां सेंट्रल एशिया और यूरोप और अमेरिका, चारों ओर जिहादिस्ट फीलिंग्स हमें दिखी। और ये पूरा नेटवर्क अयमन अल-ज़वाहिरी ने बनाया था। अयमन अल-ज़वाहिरी ने पूरे वर्ल्ड को घूम करके वहां से रिक्रूटमेंट किया था। तो ये वापस जाकर के इन्होंने अपने कंट्री में जिहादिस्ट फीलिंग बनाई, वहां पे टेरर फैलाया। तो ये सारा का सारा अलकायदा और तालिबान और अफगानिस्तान की देन थी। वर्ल्ड उसे भूला नहीं है। वर्ल्ड कोशिश ये करेगा कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। हालांकि इस बार पूरी वर्ल्ड से लोग नहीं बुलाए गए थे, ये मैं मानता हूं, और लेकिन अलकायदा फिर भी कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहेगा इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जरूर है, बाली में हमने बहुत बॉम्बिंग्स देखी हैं, वो इंडोनेशिया और वो फिलीपींस 100% अलकायदा जैसे ही काबिज होता है और जैसे ही वहां पे अपना कंट्रोल बनाता है, वो जरूर कोशिश करेगा कि उन कंट्रीज में तो जरूर उसकी ब्रांचेस खुलें या अपना इन्फ्लुएंस पहुंचे उसका। तो इस चीज को बचाने के लिए पूरा वर्ल्ड कोशिश करेगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी डेंजर है। तो अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है और फाइनेंसिंग होती है और हो भी रही है,
तो कब तक ड्रग्स की कॉस्ट पे तालिबान चलाया जा सकता है, कब तक ड्रग्स की कॉस्ट पे अफगानिस्तान चलाया जा सकता है? तो जरूर हियर द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल वेट एंड वॉच। इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी देखेगी कि कैसे चल रही है तालिबान, कितनी उसकी क्या उसकी पॉलिसीज है और वो अपनी पॉलिसीज पे कितना अमल करते हैं। उसके बाद ही इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई डिसीजन लेगी। अभी तो FATF की तरफ से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि अगले 2-3 महीने में तालिबान के लिए कोई बेटर डेज आने वाले हैं। और गवर्नमेंट भी इतनी जल्दी उनकी बनती हुई नजर नहीं आ रही। अभी तो उसके ऊपर भी आपस में ये लड़ेंगे कि किसने क्या बनना है और किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है और किसने कौन सा मिनिस्टर है, जो तरीका भी। अभी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जी हम जो है वो डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे, हम शरीयत लॉ लाएंगे। उसके ऊपर भी लोग नाराज हैं और उस पर भी काफी बहस हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया, और हम फिर दोबारा मिलेंगे। और जाहिर अभी क्योंकि अफगानिस्तान ही चल रहा है तो उसी की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।